हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्रीलिम्स में ज्योग्राफी के सेक्शन का डिस्कशन करते हैं। शुरुआत करेंगे हम कॉन्सेप्ट से, ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। सवाल कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एविडेंसेस ऑफ द फिनोमेना ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। पहली चीज, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक रिपीटेड थीम है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सवाल आ चुका है। मेंस में सवाल आ चुका है कि इस थ्योरी के प्रोमिनेंट एविडेंसेस के बारे में आपको बताना है। प्लस तीसरी चीज जो यहां इंपॉर्टेंट है कि जो आप ये ऑप्शंस देख रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस जो हैं एनसीईआरटी से लिए गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगी भी एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट। अब ऑप्शंस कहते हैं जो बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजीलियन कोस्ट है दैट मैचेस विद दोस फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका। जो घाना के गोल्ड डिपॉजिट्स हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्राजीलियन प्लेटू व्हेन टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड। और जो गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया है उसके काउंटर पार्ट्स 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर में मिले हैं। अब ये तीनों ही करेक्ट हैं। तीनों ही लाइंस आप देख सकते हैं एनसीईआरटी से जुड़ी हुई हैं। The belt of ancient rocks from Brazil coast matches with those from Western Africa. जो गोंडवाना sediments हैं from India are known to have their counterpart in 6 different land masses of southern hemisphere. Even जो placer deposits वाला point है वो भी यहां पर दिया गया है। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि ये सारे पॉइंटर्स जो हैं फाउंडेशन बैचेस में, प्री क्रैश में, रैपिड रिवीजन में भी कवर्ड थे। तो ऑल्दो ये बेसिक एनसीईआरटी से भी आप पढ़ सकते थे, लेकिन हाँ बैचेस में भी ये कवर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, 2 स्टेटमेंट्स हैं यहां पे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है। अब 2 स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज दैन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स। मैं ना आपको स्क्रीनशॉट दिखाती हूं, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट देखते हैं। चलिए, द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इज फाउंड इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स due to dry winds in comparison to equatorial and polar regions। यानी कि यस, हायर कॉन्सेंट्रेशन जैसा सवाल में दिया गया है वहीं पर है, लेकिन जिन स्पेसिफिक रीजन्स में ड्राई विंड्स की बात हो रही है, राइट, अगर आप क्वेश्चन में देखें कि सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स, अगर एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो यहां पर ड्राई विंड्स होती हैं। यानी कि अगर मैं इन ऑप्शंस की बात करूं तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, हाउएवर सेकंड रॉन्ग हो जाता है। इन जोन्स में ड्राई विंड्स है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बना? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज नॉट करेक्ट। अगेन क्लास में भी कवर्ड था ये। अगर हम बात करें फाउंडेशन की, क्रैश की, रैपिड की, सभी जगह ये जो है कॉन्सेप्ट कवर किया गया था। नेक्स्ट, आइसोथर्म्स। पिछले 2-3 साल में डायरेक्टली जो है आइसोथर्म्स पे सवाल आए हैं। बहुत ही ज्यादा रेपिटेटिव हो गई है ये स्पेसिफिक थीम, और आप देखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के रेफरेंस में है। अब अगर हम दोनों ऑप्शंस को देखें, इन जनवरी द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म बेंड इक्वेटरवर्ड while crossing the landmass and poleward while crossing the oceans। सेकेंड ऑप्शन कहते हैं इन जनवरी द एयर ओवर द ओशंस इज वार्मर देन दैट ओवर द लैंड मास ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट। अब यहां पे ना सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोथर्म्स बेंड किस तरफ हो रहे हैं, कौन से जोन में। अब देखिए वो कह रहे हैं जनवरी में आइसोथर्म्स जब लैंड मासेस की तरफ हैं तो इक्वेटर वर्ड जो है ये जो है बेंड हो जाते हैं। मैं आपको दिखाती भी हूं। इन जनवरी, राइट, जब हम कॉन्टिनेंट्स के रेफरेंस में बात करते हैं तो ये इक्वेटर वर्ड यानी सदर्न तरफ जो है बेंड हो जाते हैं, डिविएट हो जाते हैं। और ओशंस में टुवर्ड्स नॉर्थ, आप देखिए ओशंस में टुवर्ड्स नॉर्थ यानी कि पोलवर्ड, है ना। आप यहां भी देख सकते हैं कॉन्टिनेंट में बेंट इक्वेटरवर्ड्स, है ना, while क्रॉसिंग द लैंड मास इक्वेटरवर्ड्स, और ओशंस में दे बेंड पोलवर्ड्स, ओशंस में पोलवर्ड्स।
अब जो आप सेकेंड ऑप्शन देख रहे हैं, इन जनवरी एयर ऑफ द ओशंस इज वार्मर देन दैट ओवर द लैंड मास इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखिए जब भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, आप देख सकते हैं कि जनवरी का जब रेफरेंस लिया जा रहा है, सर्दियों का रेफरेंस लिया जा रहा है, तो कैटेगोरिकली लैंड पे टेम्परेचर डिक्रीजेस शार्पली, राइट। कैटेगोरिकली अगर आप साइबेरियन रीजन की बात करेंगे, वहां पे तो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, राइट। तो सेकेंड ऑप्शन भी यहां पे करेक्ट हो जाता है। लैंड मास पर आप देखेंगे कि अगर लैंड मास से कंपेयर किया जाए एयर ऑफ द ओशंस को, तो वो वार्मर ही होगी। लैंड मास पे तो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। तो यहां पे क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यहां पर दी हुई है। इस क्वेश्चन की बात करें, ऑल्दो यहां पे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की हम बात कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं रिपीटेड थीम है, लेकिन ये एक एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है। जब भी हम ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का क्लास में, हमेशा हम एक बात करते हैं कि जब सन से इंसुलेशन आ रही है ना, उसको अर्थ ने एब्जॉर्ब किया। अब जब वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बनके वापस जा रही हैं, तब जो है गैसेस इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं। और मैं ये चीज हमेशा क्लास में बताती हूं कि ये एब्जॉर्प्शन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर गैसेस जो है इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, तो हमारे आसपास वार्मथ का ब्लैंकेट बनेगा ही नहीं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एब्जॉर्प्शन हो। अगर ये एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, हीट नहीं रुकेगी, तो बिल्कुल ही वार्मथ का ब्लैंकेट हमारे आसपास नहीं बनेगा। रादर अगर हम इन ऑप्शंस को देखें, तो विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। ट्रू है ना, बिकॉज वार्मथ का ब्लैंकेट ही नहीं बनेगा अगर तो इस हीट को, इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं किया बाय गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो यहां पे याद रखिएगा, जो ये हीट एब्जॉर्ब और ट्रैप होती है बाय एटमॉस्फेयर, ये मेंटेन करती है प्लैनेट के एवरेज टेम्परेचर को। तो तीनों ही ऑप्शंस यहां करेक्ट है। हाउएवर एक स्पेसिफिक पॉइंट है, अगर यूपीएससी एवरीवेयर को कुछ स्पेसिफिक पॉइंट कंसीडर करना चाहे तो हमें नहीं पता, पर अगर इस क्वेश्चन को हम आइडियली मार्क करें तो ये तीनों ही करेक्ट ऑप्शन होने चाहिए। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। ओके, अब यहां पे ना आर्टिफिशियल रेन की बात हो रही है ना। यहां पे आप देखोगे क्लाउड सीडिंग भी इसे कहा जाता है। तो यहां पे आप देखोगे सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड की बात हो रही है। जब हम क्लाउड सीडिंग भी पढ़ते हैं तो वहां पे सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। चलिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहां पे देखिए तीन स्टेटमेंट्स हैं। साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन अर्थ रोटेशन एंड एक्सिस। दूसरा स्टेटमेंट कहता है सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शंस बोम्बार्डेड द अर्थ्स outermost atmosphere with tremendous amount of energy. थर्ड ऑप्शन कहता है as the earth's polar ice melts the water tends to move towards the equator. अब ना यहां पे आप देखोगे कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपकी मदद कर सकता है, जो कि है मिलानकोविच साइकिल्स। यहां हम पढ़ाते हैं कि हर बहुत सारे सालों में अर्थ का टिल्ट, प्रिसिशन, एसेंट्रिसिटी जो है बदलती है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक गेसवर्क बेसिक कॉन्सेप्ट से लिया जा सकता है कि कहीं ना कहीं शिफ्ट होता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सिस, है ना, इन टर्म्स ऑफ रोटेशन। एक गेसवर्क लिया जा सकता है। हाउएवर करंट अफेयर्स में भी स्टडीज की बात होती है, लेकिन अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, फर्स्ट ऑप्शन पे जो है एक गेसवर्क लिया जा सकता है। अब यहां पे ना जब हम क्लास में इसकी बात करते हैं तो हम एक बहुत स्पेसिफिक स्टडी की बात करते हैं, जहां पे हम बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टिल्ट के रेफरेंस में बात करूं, सो देयर वाज दिस स्टडी जहां पे आपको बताया जा रहा था कि जितना पोल्स का पानी मेल्ट करेगा, है ना, एंड टूवर्ड्स द लोअर लैटिट्यूड्स आएगा, एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा। अब जिस तरफ इकट्ठा हो जाएगा टिल्ट भी उसी तरफ हो जाता है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो है हम थर्ड ऑप्शन की भी बात कर सकते हैं।
और सेकंड ऑप्शन की बात करें तो कई बार जो है सोलर फ्लेयर्स पे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि जो भी सन से सोलर फ्लेयर्स या कोरोनल मास इजेक्शंस हैं वो अर्थ के आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर में ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर आती है। मैं आपको एग्जैक्ट लाइन भी दिखाती हूं, राइट, कैन बोम्बार्ड अर्थ्स outermost atmosphere with tremendous amount of energy। तो देखा जाए तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट है ना, और जो स्टेटमेंट 2 और 3 है वो तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक एक्सप्लेन करता है जो है हमारे स्टेटमेंट 1 को, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगर ये क्वेश्चन देखें तो यहां पे ना इंटरनेशनल डेटलाइन की बात हो रही है ना। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम इंटरनेशनल डेटलाइन की बात करते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, यहां पे क्या होता है कि हमसे पूछा जाता है कि कौन सी तरफ जो है अगला दिन पहले आ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल कि लेट्स से अगर एक स्पेसिफिक दिन है तो अगला दिन पहले कहां आएगा, और मैं क्लास में हमेशा ये चीज बताती हूं कि आपने जापान का रेफरेंस लेना है, लैंड ऑफ राइजिंग सन। यहां पे सूरज पहले दिख रहा है, अगला दिन पहले चढ़ रहा है, यानी इस तरफ जो है नेक्स्ट डे पहले होगा, राइट, और यहां पे जो है पिछला दिन जो है चल रहा होगा। तो यहां पे अगर हम देखें वो कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक जगह है साइबेरिया में और एक स्पेसिफिक जगह है अलास्का में, है ना। अब वो कह रहे हैं एक स्पेसिफिक जगह है साइबेरिया में, राइट, और एक स्पेसिफिक जगह है अलास्का में, है ना। अब वो कह रहे हैं कि यहां पे बहुत ही कम डिस्टेंस है इनके बीच में, पर जब पीपल वेक अप एंड गेट सेट फॉर ब्रेकफास्ट डिफरेंट दिन होता है दोनों जगह, राइट। अब यहां पे फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, यस, लेकिन क्या सेकंड करेक्ट है? अब वो कह रहे हैं जब एक जगह मंडे है दूसरी जगह ट्यूसडे है, मैंने आपको क्या बताया, यहां पर आपका ट्यूसडे होगा, यहां पर अगला दिन पहले चढ़ेगा, है ना। मैंने आपको बताया हमेशा जापान से याद रखना है, और यहां पे अभी एक दिन पीछे ही चल रहा होगा। तो आप देखोगे साइबेरिया वाले रीजन में, है ना, यहां पर आपका जो है ट्यूसडे होना चाहिए, पर यहां क्या दिया हुआ है, मंडे दिया हुआ है, तो इंटरचेंज कर दिया है यहां पे, इसीलिए आपका आंसर क्या है, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे ना इस बार जो मैंने 100 MCQs का सेशन लिया था वहां पे भी एक कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। 2-3 क्वेश्चन जो हैं हमने इस कॉन्सेप्ट के सॉल्व किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ना एक सवाल था यहाँ पे इस बार, आप देख सकते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर से एसोसिएटेड। धर्मेंद्र सर ने इसको यूट्यूब पे कवर किया हुआ था, पर मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है। The World Bank warned that India could become one of the first places where wet bulb temperatures routinely exceed 35 degrees Celsius. Which of the following statements best reflect the implication of the above said report? अब देखिए यहां पे ना जब भी हम वेट बल्ब टेम्परेचर की बात करते हैं तो धर्मेंद्र सर ने कवर भी किया हुआ था इसको यूट्यूब पे, तो आप हमेशा देखोगे कि इसको ना ऐसे इमेजिन करो कि लेट्स से वेट बल्ब का टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है ना, ये हमारी कंडीशन है कि रूटीनली टेम्परेचर एक्सीड कर रहा है। अब आप बेसिक समझो यहाँ पे, लेट्स से आपने वेट बल्ब टेम्परेचर की जब हम रेफरेंस ले रहे हैं, मान लीजिए आपने इसमें ना एक ठंडा कपड़ा लपेट दिया, अब कुछ टेम्परेचर दिखाएगा वहां पे। अगर बाहर टेम्परेचर ज्यादा है ना, तो हवा की कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर भी ज्यादा है ना, तो अभी क्या होगा कि यहां से जो इस कपड़े से जो भी मॉइस्चर आता जाएगा, है ना, उससे बाहर ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी। अब क्योंकि मॉइस्चर लूज हो गया तो वेट बल्ब टेम्परेचर में टेम्परेचर भी कम होता रहेगा। बट इन अ सिनेरियो जब बाहर टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना एबिलिटी टू होल्ड मॉइस्चर ज्यादा होगा, प्रोबेबिलिटी है कि उतनी ह्यूमिडिटी भी ज्यादा हो, उतना मॉइस्चर भी ज्यादा हो। इन दैट केस जो ये क्लॉथ है ये मॉइस्चर रिलीज नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑलरेडी बाहर बहुत ज्यादा मॉइस्चर अवेलेबल है। इन दैट केस यहां टेम्परेचर बढ़ता ही रहेगा। अब वही वो बोल रहे हैं कि मान लीजिए जो हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं वो रूटीनली एक्सीड करने लग जाए 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि टेम्परेचर यहां बढ़ता जा रहा है, मॉइस्चर रिलीज नहीं हो पा रहा बिकॉज ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने का मतलब है कि इसका इंपैक्ट होगा।
फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं इसका इंपैक्ट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमंस की वो बात कर रहे हैं कि मान लीजिए हम पर्सपिरेशन की बात कर रहे हैं ना, तो आपकी पर्सपिरेशन इंपैक्ट होगी। क्यों? क्योंकि बाहर तो मॉइस्चर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, राइट? तो पर्सपिरेशन भी आपकी इंपैक्ट होती है। प्लस क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इट इज लाइकली, जैसा यहां कहा गया है, इट इज लाइकली कि एक्सट्रीम जो है इवेंट्स प्रोबेबली हो सकते हैं, लाइक फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड ड्रॉट, राइट? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है बेस्ट रिफ्लेक्ट क्या करते हैं इम्प्लीकेशंस, तो प्रोबेबली ये पॉइंटर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यहां पे। अब दिस वाज अ मैप बेस्ड क्वेश्चन। यहां पे आप देखेंगे कुछ कंट्रीज को एंडियन स्टेट्स कहते हैं क्योंकि उनसे एंडीज माउंटेन्स जो है गुजरते हैं। तो यहां पे अगर हम ऑप्शंस देखें, ये कंट्रीज हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आप देख सकते हैं। तो यहां पे जो ऑप्शंस हमारे लिए रेलेवेंट है, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर एंड वेनेजुएला, दोनों ही रादर 4 ऑप्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओनली 4। देखो ब्राजील हम कहीं ना कहीं एलिमिनेशन के बारे में सोच सकते थे। आप देख सकते हैं कि ब्राजील अगर हम देखें एक बार के लिए शायद एलिमिनेशन के बारे में सोचा जा सकता है ना? तो ये चीजें जो हैं विद प्रैक्टिस आती हैं, राइट? इनको याद करना सोल्यूशन नहीं है, ये विद प्रैक्टिस ही आती है। चलिए अब यहां पे ये जो क्वेश्चन है ये प्रोबेबली अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है इट इज अ ट्रैप क्वेश्चन, इट इज अ ट्रिक क्वेश्चन, है ना? यहां पे आप देखेंगे मुश्किल सवाल भी है और आप देखेंगे कि इनमें से कहीं से भी जो है इक्वेटर पास नहीं कर रहा है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन दोनों जोन्स की ही बात करें, मैं आपको दिखाती भी हूं। अब देखिए जैसे ये जो लेक है ये कैम्बोडिया से एसोसिएटेड है, अब वहां से तो इक्वेटर नहीं जा रहा। इवन जो सादर्न ब्राजील रीजन की अगर हम बात करें, है ना, लेगून की बात करें, वहां से भी इक्वेटर फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, एग्जाम में इसको नोटिस करना बहुत मुश्किल होता है। दिस वॉज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जिनको जो है डेफिनेटली जो है छोड़ने के बारे में एग्जाम में सोचा जा सकता था। चलिए यहां पे हम देखते हैं इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये जो क्वेश्चन है यहां पे अगर हम ऑप्शंस देखें, मैं आपको ना पीआईबी के 2 आर्टिकल्स भी दिखाऊंगी। अब यहां पे कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टर्मरिक ड्यूरिंग द ईयर 22-23। अब वो कह रहे हैं इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड, more than 30 varieties of turmeric are grown in India, और कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स दिए हुए हैं, ये मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। मैं आपको ना एक 2025 का भी आर्टिकल दिखाऊंगी पीआईबी का और 2023 का भी आर्टिकल दिखाऊंगी। अब क्योंकि क्वेश्चन 2022-23 की बात कर रहा है तो हम 23 वाले आर्टिकल को प्रोमिनेंट मानते हैं। देखिए यहां वो बता रहे हैं इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड, मोर देन 30 वैरायटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की भी बात हो रही है। एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट्स है, तो आइडियली आंसर हैज टू बी डी। हाउएवर एक केवियट हम लेके चलते हैं, हाउएवर प्रोबेबली शायद उतना रेलेवेंट ना हो, पर मैं आपको बताना चाहूंगी अगर हम 2025 का आर्टिकल देखें तो वहां पे कैटेगोरिकली कहा जा रहा है कि 30 वैरायटीज ऑफ टर्मरिक आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, राइट? मोर देन 30 नहीं है, ओनली 30 है। तो ये कैवियट थोड़ा एक्सटेंडेड है प्रोबेबली, बट हाँ ध्यान में रखने में कोई हर्ज नहीं है। आइडियली तो इस आर्टिकल को फॉलो किया गया होगा और अकॉर्डिंगली 1, 2, 3 जो है आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें, अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए अगर तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है इट्स अ डिफरेंट सिनारियो, अगर नहीं है तो अगेन जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाली बात है उससे हम स्टेटमेंट 3 पे थोड़ा गेस ले सकते थे कि क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, है ना? तो ये एक जो है शायद कहीं गेस वर्क हो सकता था कि थर्ड तो प्रोबेबली इनकरेक्ट है। एनीवेज यहां पे जो चीज इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाता है कि 2 और 3 में से सिर्फ एक करेक्ट है, 2 करेक्ट है, राइट? और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स, chalk is known as a permeable rock whereas clay is known as quite impermeable or least permeable rock, right?
तो इन दोनों में से 2 और 3 में से जो है केवल एक स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन कर पाता है, दैट इज सेकंड। तो प्रोबेबली सी शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब ये जो क्वेश्चन है मुझे लगता है इसे अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत ही ज्यादा ट्रैप क्वेश्चन है, ट्रिक क्वेश्चन है, राइट, और मुश्किल सवाल भी है। अब ना जब आप टाइम जोन्स की बात करेंगे ना, हमें नहीं पता किस बेसिस पे सवाल पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल, कई कंट्रीज होती हैं जिनकी ओवरसीज टेरिटरीज होती हैं, तो उस हिसाब से नंबर वुड बी डिफरेंट। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट्स पे देखेंगे द नंबर इज डिफरेंट, रैंडम वेबसाइट्स पे देखेंगे द नंबर इज डिफरेंट। तो ये बहुत ही ज्यादा उस तरह का सवाल था जिसे प्रोबेबली अटेम्प्ट नहीं किया जाना चाहिए। रीजन दे भी हमें नहीं पता कि किस इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे ये सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहां पूछा हुआ है कंट्री एंड रिसोर्स जिसमें वो रिच है। याद रखिएगा, इसको कभी भी ऐसे इंटरप्रेट ना करें कि वो रिसोर्स वहां पे हाईएस्ट है, बेस्ट है, हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग है। नहीं, वो ये नहीं पूछ रहा, वो कह रहे हैं रिसोर्स रिच इन, राइट। तो यहां पे तीनों ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं। बोत्सवाना फॉर डायमंड, राइट, चिले फॉर लिथियम, यहां पे ABC लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की बात होती है, एंड इंडोनेशिया फॉर निकल। ऑप्शन बनता है सी। तो ये था हमारे जो है इस साल के पेपर का एनालिसिस। और भी बहुत सारे लेक्चर्स के साथ आपसे मिलते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।